आज के इस वीडियो में हम फंक्शन की रेंज निकालना सीखेंगे। किसी भी फंक्शन की रेंज को निकालने का तरीका क्या है, क्या उसकी लॉजिक है, इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। शुरुआत में एक बार हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी आसानी रहे। हम साथ ही साथ पैटर्न्स को भी डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं रेंज निकालते समय, मान लीजिए किसी फंक्शन की डोमेन में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इफ द डोमेन ऑफ एनी फंक्शन कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, then the range of this function will be the corresponding value of fx for that points। यानी यहाँ पे मान लीजिए डोमेन में किसी फंक्शन की डोमेन में एलिमेंट है x1, x2, x3 अप टू xn। तो इसकी रेंज में क्या आ जाएगा, fx1, fx2, fx3, fxn। लॉजिक समझ में आ गई। सिंपल सा फंडा है, जितने भी फंक्शन में डोमेन में पॉइंट्स हो, फंक्शन की वैल्यू उन पॉइंट के करस्पॉन्ड निकाल लीजिए, दैट इज द रेंज ऑफ दैट फंक्शन। फिर मान लीजिए बेटा अगले पैटर्न की बात करें, हमारे पास जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स लेके चले। किसी फंक्शन की डोमेन मान लीजिए क्या है, रियल नंबर, या रियल नंबर में से माइनस कर दीजिए, सम इंटरवल कह सकते हो। बेटा ऐसे केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट कर देंगे। फिर बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ y। तो बेटा फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू y के टर्म में पुट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लिया। फिर हम क्या करेंगे, हम y की ऐसी वैल्यूज को निकालेंगे जिसके लिए x डिफाइंड है। फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x is डिफाइंड। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले एफ एक्स की इक्वल टू वाई पुट करना है, फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। उसके बाद जैसे हम x के लिए डोमेन निकालते थे वैसे हम y के लिए डोमेन निकालेंगे, यानी y की ऐसी वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए हमारा x डिफाइंड हो, दैट इज द रेंज। एग्जाम्पल छोटा सा लिख देते ताकि आपको समझने में आसानी रहे पैटर्न। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू 1/x-1, इसकी जो डोमेन आ जाएगी बेटा वो क्या आएगी, रियल नंबर में से 1 को माइनस कर देंगे, वो ये 1 पे 0 आ जा रहा है। प्रोसेस क्या है बेटा, एफ एक्स को y पुट कर लिया तो 1/x-1, यहाँ से क्या आ गया बेटा x-1 इक्वल टू 1/y। तो ये बेटा क्या आ गया, x की वैल्यू 1 + 1/y, यानी ये आ जाएगा y + 1/y। ऑब्वियस सी बात है बेटा, y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यानी अगर y 0 लेंगे तो ये डिफाइन नहीं हो सकता। दैट मीन्स इसकी जो रेंज हो जाएगी बेटा वो क्या आ जाएगी, रियल नंबर माइनस 0। सिंपल सा फंडा, लॉजिक समझ में आ गई। फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज निकाल लीजिए। अगर इंटरवल या रियल नंबर ऐसा कोई टर्म हो तो ऐसे केस में एफ एक्स की वैल्यू y पुट कर दीजिए, फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लीजिए बेटा। फिर y की ऐसी वैल्यू निकालिए जिसके लिए x डिफाइंड हो। ऐसा भी करते हैं बेटा, मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है, जो इस तरह से है कि डिफाइंड है वो a से b के बीच के लिए फंक्शन, इसकी डोमेन मान लीजिए a से b है। और ये क्या है बेटा, a से b के बीच में फंक्शन क्या है, x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है।
तो ऐसे केस में इसकी एफ की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आएगी बेटा, वो एफ है। एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा वो क्या आएगी बेटा, एफ बी। तो आपको समझ में आ गया रेंज क्या आएगी बेटा, एफ ए से एफ बी, एफ ए टू एफ बी। मान लीजिए फंक्शन डिक्रीजिंग है, यानी ऐसे ग्राफ है, x इक्वल टू ए बेटा, ये x इक्वल टू बी। तो आपकी मिनिमम कहाँ मिल रही है बेटा, बी पे, और मैक्सिमम कहाँ मिल रही है, ए पे। तो यानी ऐसे केस में इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, एफ बी टू एफ ए। देखिए सब चीजें हैं, अभी फंक्शन बीच में मान लीजिए ऐसे जाता है फिर ऐसा आता है, तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले एफ की मिनिमम निकाल लिया और एफ की मैक्सिमम निकाल लिया। क्लियर। एक हम ओवरव्यू लेके चल रहे हैं, हम अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन भी यूज करेंगे। बेसिकली आप ये समझिए ना बेटा, जो y का वेरिएशन होता है दैट इज रेंज, और जो x का वेरिएशन होता है वो डोमेन। किसी भी फंक्शन के ग्राफ को जब हम बनाते हैं बेटा, तो जो x एक्सिस ये हमारा y बना, ये x एक्सिस, ग्राफ हमारा पूरा ऐसे ऐसे बन गया। तो जो x एक्सिस पे वेरिएशन होता है, जो स्पैन होता है, जो x एक्सिस पे ग्राफ फैलता है बेटा, दैट इज डोमेन। और जो y एक्सिस में वेरिएशन होता है उसको हम बोलते हैं रेंज। सीधा सा फंडा। अब उसका स्पैन, उसका जो वेरिएशन है वो हम ये अलग अलग पैटर्न, अलग अलग लॉजिक जैसे कर सकते हैं वैसे हम करते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहेंगे, चीजों पे आपकी पकड़ बनती रहेगी। लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, सिंपल सा फंडा लेकर के चलेंगे। पूरा पैटर्न अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट करें आप। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एल एन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। हम इसकी रेंज निकालेंगे, पहले आपको डोमेन निकाल के भी दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये वैल्यू लॉग के अंदर लिखिए तो पॉजिटिव होनी चाहिए बेटा। इसका डी चेक करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये नेगेटिव आ रहा है बेटा। इसका मतलब डी नेगेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव हो, क्योंकि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो तो वो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो वो हमेशा ही नेगेटिव आएगा। यानी इसके हिसाब से x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी बेटा, रियल नंबर। क्लियर। अब आप करना चाहिए एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट कर लिया, y इक्वल टू एल एन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। यहाँ से बेटा हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एल एन का मतलब बेसी, ये इक्वल टू ई टू द पावर वाई। इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस ई टू द पावर वाई इक्वल टू 0। बेटा ये x क्या है, रियल नंबर है, यानी इसका d मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बेटा 3 है, c की वैल्यू 5 माइनस ई टू द पावर y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0।
4 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 4 माइनस 3 इंटू 5 15 प्लस 3 e टू द पावर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी यहाँ से बेटा हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 11/3, यानी y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ln 11/3। दैट मीन्स इसकी जो रेंज हो गई बेटा वो क्या आ गई, ln 11/3 टू इनफाइनाइट। सिंपल सा फंडा लगा दिया हमने निकल के आ गया। तो क्या किया बच्चों हमने इसमें, हमने इसकी डोमेन देखी, इसकी डोमेन रियल नंबर दी, फिर हमने क्या किया, हमने fx को y पुट कर दिया है, फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली बेटा, फिर हमने ये कंडीशन के हिसाब से x रियल नंबर है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने बेटा पॉजिटिव ले लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उससे सॉल्व करके निकाल लिया। नोट कर लें इसको। इसको देखिए आप अगर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए बेटा 3x² माइनस 4x प्लस 5, हम इसकी बात करते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ 3x² माइनस 4x प्लस 5, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, इसको 3 कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया बेटा x² माइनस 2 इंटू 2/3x प्लस 5/3, यहाँ से हमने इसको कर लिया बेटा 3x² माइनस 2 इंटू 2/3 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर 4/9 प्लस 5/3 माइनस 4/9। बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये 3x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 3, बेटा ये आ जाएगा x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा बेटा 9 ले लेंगे यहाँ पे 15 माइनस 4 यानी 11/9, यहाँ से हमारे पास आ गया 3x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 11/3, यानी बेटा ये होल स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0, यानी आप कह सकते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 5, इसकी मिनिमम वैल्यू 11/3 आएगी, और मैक्सिमम तो कहाँ तक जाएगा बेटा, इनफाइनाइट तक जाएगा। आप इसके ऊपर ln लगा दीजिए, ln 3x² माइनस 4x प्लस 5, यहाँ पे ln 11/3, यहाँ पे ln इनफाइनाइट। ln इनफाइनाइट लिखना नहीं चाहिए हमें, लेकिन ये एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर लिख रहा हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को इनफाइनाइट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये समझने के लिए कि लॉग इनफाइनाइट लिखा है, मतलब ग्राफ को देखिए, ये लॉग के ग्राफ को देखिए बेटा, ओरिजिन x एक्सिस से y एक्सिस, x ऐसे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे भी बढ़ता रहेगा, तो जब x इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा बेटा, तो लॉग का ग्राफ कहाँ पे अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट पे। दैट मीन्स यहाँ पे बेटा fx की वैल्यू कहाँ से कहाँ, ln 11/3 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये बेटा इसकी रेंज हो गई। इससे करें थोड़ा सा कैलकुलेशन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा नहीं है। इसको हम डी वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, -d/4 है, उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे समझ लीजिए। क्वाड्रेटिक का जब हम चैप्टर करेंगे तो उसमें सारी चीज़ों को फिर से डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ, इसके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। लॉजिक समझ में आ गई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लॉग का ग्राफ ध्यान रखिएगा,
जब बेस की वैल्यू 1 से कम होती है तब ग्राफ डिक्रीजिंग होता है बेटा, और जब बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो लॉग का फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इक्वल टू लॉग बेस 2 फिर लॉग 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सबसे पहले हम इसकी डोमेन देख लेते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये बेटा लॉग के अंदर लिखा है इसलिए 0 से बड़ी। ये बेसिकली क्या लिखा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। किसी भी चीज का होल स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होता है या फिर 0 के इक्वल, यानी इसकी डोमेन के हिसाब से x की वैल्यू -2 के इक्वल नहीं हो सकती, पहली कंडीशन बेटा। अच्छा बेटा, ये देखिए जो ये हिस्सा है ये भी तो लॉग के अंदर ही लिखा हुआ है, मतलब बेटा ये भी चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। लॉग 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी। अब यहाँ देखिए बेटा बेस क्या है 1/2, यानी कि जब इसको लॉग को हटाएंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि हमने बताया है कि अगर बेस की वैल्यू 1 से कम होती है तो लॉग में इनइक्वलिटी जब उसको हटाते हैं या लगाते हैं तो इनइक्वलिटी हमारी चेंज हो जाती है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज लेस देन 1/2 टू द पावर 0, मतलब ये 1, यहाँ पे 3 आ जाएगा बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लेस देन 0, इसका फैक्टर बेटा x प्लस 1 x प्लस 3 लेस देन 0। नंबर लाइन के हिसाब से वैल्यू इसकी -3 1, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव बीच में नेगेटिव, यानी आप इसके यहाँ पे बेटा क्या कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू आएगी वो x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, -3 से लेके -1, फर्स्ट और सेकेंड। यानी इसके बिहाफ पे आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन की जो डोमेन आई है वो क्या आ जाएगी बेटा, -3 से -1 -2 इसमें से छोड़ दिया गया। खैर ये तो डोमेन निकली है। अब हम रेंज की बात करते हैं। एक इंटरवल निकला, हम लॉजिक से कर सकते हैं, कैसे भी तरीके लगाएं, क्योंकि देखो बेटा कभी भी किसी क्वेश्चन में हम AMGM लगा देते हैं, कभी कन्वर्ट करते हैं, कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगाते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या होता है रेंज निकालने में, हमारा मेन मोटिव होता है कि हम उस ग्राफ को जो बनाए जो y एक्सिस में क्या क्या चेंजेज आ सकते हैं, y एक्सिस कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यानी y एक्सिस पे ग्राफ जहां तक वेरी करेगा, क्लियर, y एक्सिस तो रहता ही यहाँ पे, y एक्सिस पे ग्राफ हमारा कितना वेरी कर रहा है हमें ये देखना होता है बेटा। यानी x एक्सिस पे वेरिएशन दैट इज डोमेन, y एक्सिस पे वेरिएशन दैट इज रेंज। अब वो कैसे निकालते हैं ये सब क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करता है, खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इतना कर लेंगे, इतने क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, जैसे डोमेन में करा वैसे इसमें क्वेश्चन काफी कराऊंगा। अब देखिए बेटा लॉजिक से देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर रेंज के सेगमेंट की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, इसको 0 से बढ़ा लिया बेटा, कहाँ तक जाएगा ये इनफाइनाइट तक। अब इसके ऊपर हमने किसको अप्लाई कर दिया, अगर इसके ऊपर हम log 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के अप्लाई करेंगे तो बेटा अब की log 1/2 यहाँ पे log 1/2 लगाया हमने, बेस की वैल्यू 1 से कम है तो इनइक्वलिटी रिवर्स जाएगी, यानी ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे इस तरह से बेटा ये क्या आ जाएगा log बेस में 1/2
ये इनफाइनाइट एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे लिख रहा हूँ मैं, बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप मत बोलिएगा सर हमने तो इनफाइनाइट वैल्यू दे दी। और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, log 1/2 ये जीरो, ये जो इनफाइनाइट है और ये जीरो है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के तौर पे है, क्योंकि लॉग के अंदर तो जीरो हम ले ही नहीं सकते। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखिए बेटा, अगर हम लॉग के ग्राफ को देखें, ये ग्राफ है लॉग का, जब ए की वैल्यू 1 से कम है तो देखिए बेटा इनफाइनाइट, आगे बढ़ेंगे ये नीचे, यानी ये हिस्सा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो जगह हमारे पास कम पड़ रही, मुझे साफ करना पड़ेगा, ये इरेज कर दे रहा हूँ। यानी बेटा ये हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर आई बेटा, ये log 1/2 इनफाइनाइट पे कहा जा रहा ग्राफ, ये माइनस इनफाइनाइट, और ये हमारे पास log 1/2 x स्क्वायर प्लस 4x+4, और जीरो पे अप्रोच कहाँ कर रहा है ग्राफ, ये बेटा प्लस इनफाइनाइट पे कर रहा है, मतलब इधर क्या आ जाएगा प्लस इनफाइनाइट। अब देखिए बेटा, जब हमने डोमेन निकाला था, जो मैंने इरेज कर दिया, वहां पे लिखा था log 1/2 x स्क्वायर प्लस 4x+4, ये चीज के अंदर लिखी है, तो बेटा ये जीरो से बड़ी होगी। अभी क्वेश्चन में यहाँ पे इरेज किया मैंने, तो ये जीरो से बड़ी ही डिफाइन है, नेगेटिव वाला हिस्सा इसका छूटेगा। यानी कहने का मतलब है ये log 1/2 x स्क्वायर प्लस 4x+5 यहाँ पे इनफाइनाइट, और ये हिस्सा कहाँ पे आ जाएगा बेटा, जीरो पे, जहाँ बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये चीज हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अब बेटा जो ये सेगमेंट लिखा है, इस पे हम एक बार फिर से लॉग लगा देते हैं। क्या लगा दिया हमने, log 2, यहाँ पे log 1/2 x स्क्वायर प्लस 4x+4। अब देखिए बेटा log 2 लिखा है, यानी इसका ग्राफ कैसा बेटा, इंक्रीजिंग ग्राफ है, कोई भी इनइक्वालिटी में चेंजेस नहीं। ये पॉइंट आपके पास है 1,0, ए की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1, तो log 0 पे कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये ओरिजिन है बेटा हमारे पास, तो ये कहाँ जा रहा है बेटा, माइनस इनफाइनाइट, और ये जब x ये इनफाइनाइट की बात करेंगे तो क्या आएगा बेटा, log इनफाइनाइट पे अप्रोचिंग केस में ये क्या आ जाएगा बेटा, इनफाइनाइट। यानी ये बीच में क्या लिखा है बेटा, ये क्वेश्चन लिखा है f(x), इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। यानी इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी बेटा, कहाँ से कहाँ बेटा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। सिंपल सा फंडा, कॉन्सेप्ट लगाते गए। यहाँ पे हमने प्लस इनफाइनाइट, जो इनफाइनाइट और ये जीरो लिखा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट आप ये समझिएगा कि ये मैंने पुट नहीं की वैल्यू पे समझाने पे लिखा है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी नहीं है, सीधे वैल्यू आपकी पुट कर दी है कहाँ पे, ये वाले में। तो कि समझने की बात आती है बेटा कि अप्रोचिंग केस की बात लेकर के चलते हैं। क्लियर, क्या किया, ये चीज जीरो से इनफाइनाइट, इस पे हमने लॉग इंपोज कर दिया 1/2, तो क्या हुई, इनइक्वालिटी हमारी रिवर्स हो गई बेटा, क्योंकि बेस की वैल्यू 1/2 है, यानी कि इनइक्वालिटी चेंज होगी, ग्राफ डिक्रीजिंग है। यहाँ पे ये निकल के आया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये जो चीज़ लिखी है ये हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, तो हमने जीरो कर दिया बेटा। इस पर फिर से हमने log 1/2 अप्लाई किया, तो log 2 अप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, कोई भी चेंज नहीं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। यानी कि इसकी जो रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इसकी रेंज रियल नंबर। नोट कर लें इसको।
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रेंज क्वेश्चन की बात भी कर लें, थोड़ा सा डिवीजन भी कर लेते हैं। साइन एक्स की वैल्यू बेटा कहाँ से कहाँ, -1 से 1, कॉस एक्स की वैल्यू -1 से 1, tan एक्स की वैल्यू बेटा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, कॉट एक्स की वैल्यू बेटा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, सेक एक्स की वैल्यू या तो -1 से कम होगी या सेक एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी। इसी तरह से बात करें हम, कोसेक एक्स की वैल्यू या तो -1 से कम होगी या कोसेक एक्स की वैल्यू बड़ी होगी 1 से। इन चीजों से आप पहले भी जानते हैं। आप यहाँ पे देखिए बेटा, इस पे इवन पावर लगा दिया मॉड। अगर हम मॉड साइन एक्स की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 1। मॉड कॉस एक्स की वैल्यू बेटा 0 से 1। मॉड टेन एक्स की वैल्यू बेटा 0 से इनफाइनाइट। मॉड कॉट एक्स की वैल्यू बेटा 0 से इनफाइनाइट। मॉड सेक एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि नेगेटिव वाली चीजें छूट जाएंगी, मॉड कभी नेगेटिव नहीं होगा बेटा। एंड मॉड कोसेक एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1। एक चीज ध्यान रखिए बेटा, साइन के अंदर कुछ भी लिखा है, साइन कॉस के अंदर इसकी वैल्यू -1 से 1 ही होती है। कुछ भी लिखा है, मान लीजिए आपके पास लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर साइन 100x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी बेटा, -1 से। लेकिन आपसे पूछेगा साइन 2x की वैल्यू कहाँ से कहाँ, -1 से 1। लेकिन आपसे 2 sin x पूछा जाए तो इसकी वैल्यू बेटा -2 से लेके बेटा +2 तक। कहाँ से कहाँ बेटा, -2 से लेकर के +2 के बीच। लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा। पैटर्न क्या है, साइन कॉस के अंदर कुछ भी लिखा है, ये -1 से 1 ही होगी, लेकिन जब बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यू जो भी सब में चेंज आ जाएगा बेटा। तो बाहर क्या, तो -2 से 2। क्लियर। अब हम इस पर थोड़ा सा और कंसंट्रेट करते हैं। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू, ये लिखा है बेटा a sin x प्लस b cos x। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, खैर मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। एक काम कीजिए, मान लीजिए a इक्वल टू लेट r sin थीटा एंड b इक्वल टू, a इक्वल टू साइन का कॉस कुछ भी मान लीजिए, a इक्वल टू मान लेते r cos थीटा एंड b इक्वल टू r sin थीटा। कॉस करेंगे तब भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी ऐसे केस में बेटा इनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से बेटा r की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या आ जाएगी r की वैल्यू, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, a sin x प्लस b cos x। a की जगह पे r cos थीटा sin x प्लस b की जगह पे r sin थीटा cos x। बेटा तो ये क्या आ जाएगा, r ये साइन, यहाँ पे x था, sin x cos थीटा प्लस cos x sin थीटा। बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, r sin x प्लस थीटा। ये एफ एक्स आ गया बेटा हमारे पास। अब एक चीज ये देखें बेटा,
अभी हमने कुछ देर पहले ही कहा था कि जो साइन एक्स है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -1 से +1। इसके अंदर बेटा कुछ भी लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी बेटा, -1 से लेके +1 के बीच में। दैट मीन्स आप कह सकते हैं साइन एक्स प्लस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा, -1 से +1। इसको r से मल्टीप्लाई कर लिया, r साइन एक्स प्लस थीटा। इसकी वैल्यू बेटा कहाँ से कहाँ, -r से +r। ये क्या है, r साइन एक्स प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू fx। यानी fx की वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा, -r से लेके +r। और r किसके बराबर है बेटा, √a² + b²। यानी इसके भी यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, इसकी जो रेंज आएगी बेटा -√a² + b² से लेके रूट में बेटा a² + b²। क्लियर होगी चीजें। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बेटा, इसको आपको याद रखना है और ये याद हो ही जाता है, क्वेश्चन में इतनी बार लगता है बेटा ये। क्लियर। अब हम इसको लिखते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया कि मैं हिल गया था, खैर सीधा कर दिया मैंने। अब शुरू करते हैं फिर से। क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं बेटा। ये देखिए बेटा, चलिए सिंपल सा मान लीजिए fx = 3 sin x + 4 cos x। क्या है बेटा, 3 sin x + 4 cos x। यहाँ पे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4, तो रूट में a² + b² कितना आ जाएगा बेटा, 3² + 4², ये आ जाएगा 5। यानी यहाँ पे fx की बात करें, जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा, -5 से लेके +5। सिंपल सा फंडा है। अब कोई भी नंबर लिखा, अगर मान लो माइनस भी लिखा है बेटा, तो इससे बिल्कुल मत चिंता कीजिए। fx = लिखा है, मान लीजिए 3 sin x - cos x, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से कोई फर्क नहीं, प्लस माइनस कुछ भी लिखा है। यहाँ पे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -1, तो ये निकाल लीजिए बेटा, a² + b² दैट इज 3² + -1², ये 9 + 1 √10। तो इस केस में जो fx की वैल्यू आएगी बेटा, वो कहाँ से कहाँ आएगी बेटा, -√10 से लेकर के +√10। इसको लिख लीजिए आप लोग। क्लियर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे।
मान लीजिए बेटा ये लिखा हुआ आपके पास, क्वेश्चन फिर से शुरुआत से लिखते हैं। मान लीजिए साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा, -1 से 1, कॉस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ, -1 से +1। अब देखिए अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ बेटा, अब तो पिछला फॉर्मूला था ना, a² + b² लगा देंगे तो a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा बेटा -√2 से लेकर के +√2। अच्छा बेटा मॉड साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1, मॉड कॉस एक्स की वैल्यू 0 से 1, तो जब हम इसकी बात कर लेंगे बेटा मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बेटा इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, चूंकि पूरे में मॉड लग गया ना बेटा, तो मॉड लग गया तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ आ जाएगी, 0 से लेके √2। ये सब रेंज ही है, रेंज इसकी -1 to 1, -1 to 1, -√2 से √2, 0 से लेके √2। मॉड क्या करता है, नेगेटिविटी खत्म कर दी। अच्छा बेटा जरा इसका बताना आप लोग सोच के कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, सोचिए जवाब तब बताइए। 1 मिनट में आपको दूंगा इसके लिए सोचने के लिए, फिर मैं जवाब बताऊंगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा था, तो इसकी वैल्यू 0 कब मिल जा रही थी हमें, जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे थे, कुछ ऐसी वैल्यू मिलती थी कि 0 आ जाता था। लेकिन अब की ये मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स लिखा है बेटा, ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। जब एक की मिनिमम वैल्यू मिलने वाली होगी तो इसकी मैक्सिमम पे अप्रोच करने की कोशिश, जब ये 0 हो जाएगा तो ये 1, जब ये 1 हो जाएगी तब वैल्यू 0, यानी ऐसे केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा 1 से लेके √2 तक। ये क्वेश्चन पूछा गया है रेंज f(x) = मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसकी रेंज तो 1 से लेके √2 तक। फिर ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया अगले फॉर्मूले में, फिर बताऊंगा मैं आपको। लॉजिक समझ में आ गई बेटा, साइन एक्स कॉस एक्स -1 से 1, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फॉर्मूला लगा दिया हमने, -√2 से √2, इस पूरे पे मॉड लगा दिया तो 0 से लेके √2, इस पे अलग अलग मॉड लगाए तो 1 से लेकर के √2। अच्छा बेटा हम फिर से देखते हैं, हम साइन एक्स की वैल्यू ये है, हमने क्वेश्चन अगर ये लिख दिया f(x) = ग्रेटेस्ट साइन एक्स, इसकी रेंज बताना हमें क्या क्या वैल्यू आ सकती है, तो ग्रेटेस्ट साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू इसके हम ग्राफ से भी डिस्कस कर सकते हैं, ग्राफ के बारे में हमने आपसे ग्राफ डिस्कस किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले वीडियो में सेगमेंट में बताया मैंने। खैर साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच आती है, तो -1 से लेके 1 के बीच में इंटीजर कौन कौन से है बेटा, एक तो -1 है बेटा, एक 0 है और एक 1, तो इसकी रेंज में केवल 3 इंटीजर्स आएंगे रेंज में, -1, 0 और 1। क्लियर बेटा, अगर हम ये कर लें f(x) = ग्रेटेस्ट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा, -√2 से लेके बेटा +√2 तक, कहाँ -√2 से +√2 तक, तो -√2 से +√2, जब हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू -√2 लेंगे यानी माइनस में 1.414 अप्रॉक्स वैल्यू, तो उस पर जब ग्रेटेस्ट लगा देंगे बेटा तो आउटपुट क्या आ जाएगा बेटा -2, क्या आ जाएगा -2, यानी इसकी जो रेंज आ जाएगी वो क्या आएगी बेटा -2, फिर क्या आ जाएगी -1, 0 और 1, क्योंकि मैक्सिमम इसकी √2 तक जा रही है तो √2 पे ग्रेटेस्ट लगाएंगे तो क्या आएगा बेटा
1.414 अप्रॉक्स वैल्यू, इस पे जब ग्रेटेस्ट लगा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसकी रेंज -2, -1, 0 और 1। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम ऐसे कर लें, फिर हम लिख देते हैं f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट में मॉड sin x प्लस cos x। sin x प्लस cos x है, इसकी वैल्यू बेटा कहाँ से कहाँ, 0 से लेके √2 तक। कहाँ पे है, 0 से लेके √2। तो जब इस पे ग्रेटेस्ट लगा देंगे तो 0 से 1 के बीच में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 1 से √2 के बीच में 1 आ जाएगा। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, 0,1। एक क्वेश्चन और ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर f(x) ये पूछा गया है, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट में मॉड sin x प्लस मॉड cos x, इसकी रेंज तो ये बेटा 1 से लेके √2 तक है, तो इसमें तो सिर्फ 1 ही आएगा। तो इसकी रेंज 1 ही। लॉजिक समझ में आ गई बेटा। सिंपल सा फंडा है, उसी चीज़ों को सोच वगैरह के करते रहते हैं हम लोग अपनी लॉजिक लगा करके। क्लियर। अभी हम और भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल्स को आप। अब देखिए बेटा, जैसे आपके पास f(x) इक्वल टू लिखा है, मान लीजिए इसका आसान सा 4 sin स्क्वायर x प्लस 9, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए sin स्क्वायर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा, 0 से लेके 1 तक। 4 से मल्टीप्लाई कहाँ से कहाँ बेटा, 0 से लेके 4 sin स्क्वायर x प्लस 9, इसमें 9 ऐड कर दिया बेटा, 9 2 13। ये क्या है बेटा, f(x) क्लियर। यानी इसकी रेंज कितनी हो गई, 9 to 13। क्लियर। अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ f(x) इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1। क्लियर। अब बेटा इसकी रेंज निकालनी है, तो इसी केस में इसको आप क्या कीजिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए बेटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के टर्म में लिखी हुई है। यहाँ से क्या आ जाए, इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस 2 इंटू 1/2 sin x प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4। बेटा ये क्या लिखा है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा है। क्लियर। ये चीज क्या लिखी है, sin x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब देखिए बेटा, जो ये चीज है होल स्क्वायर है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो f की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये होल स्क्वायर लिखा है बेटा, तो ये होल स्क्वायर लिखा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 0। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती बेटा। तो f मिनिमम कितनी आ जाएगी, 3/4, एंड f मैक्सिमम कितनी आ जाएगी बेटा, जब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin x की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, 1 हो जाए। क्या हो जाए, sin x की वैल्यू 1 आ जाए। तो 1 आएगा तो कितना आएगा, 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। 3/2 का मतलब 9/4, 9/4 प्लस 3/4 12/4 यानी कि 3। यानी इसकी जो रेंज कितनी आ जाएगी बेटा, 3/4 to 3। यहाँ पे बन करके पुट सीधे आंसर निकाल सकते हैं 1 1 1 3।
लेकिन हमें लॉजिक देखना पड़ेगा बेटा कि हम क्या चीज़ पुट करें। जरूरी नहीं कि हमें सर आपने 1 ही पुट कर दिया तो आंसर आ जाएगा। अभी देखिए फिर चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए f(x) इक्वल टू लिखा होगा बेटा cos स्क्वायर एक्स माइनस 8x प्लस 13। यहाँ पे cos x लिखना था, माफ कीजिए, cos x प्लस 13। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू 4 इंटू cos x प्लस 4 है, तो यहाँ पे 16 कर लिया, प्लस 13 माइनस 16। ये क्या लिखा बेटा cos x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3। क्या लिखा बेटा माइनस 3। ये होल स्क्वायर लिखा है ना बेटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? पिछले में मिनिमम वैल्यू में 0 लिया था, अब इसलिए होल स्क्वायर लिखा था, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। यही सोच रहे हैं आप? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। होल स्क्वायर लिखा है तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, उससे नीचे नहीं होगी। लेकिन 0 होगी कि नहीं होगी ये भी देखने की बात है। अब cos x माइनस 4 ये कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि cos x माइनस 4 0 होने के लिए cos x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। और cos x तो 4 कभी आ नहीं सकता बेटा। cos x की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच होती है, तो से कभी हो नहीं सकता। तो अब ये मिनिमम कब मिलेगी बेटा? जब ये होल स्क्वायर कम से कम हो। तो f मिनिमम कब मिलेगी? f मिनिमम कब मिलेगी? एट cos x इक्वल टू 1। क्योंकि आपने -1 कर दिया तो ये क्या आ जाएगा? -4 -1 -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? लेकिन आपने अगर +1 किया तो +1 -4 कितना आया बेटा? 3 आया। कितना आया बेटा? -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। 9 में से 3 चला गया तो कितना बचा? 6। एंड f मैक्सिमम ये कब आएगा बेटा? एट cos x इक्वल टू -1। जब cos x की वैल्यू -1 ले लेंगे तो क्या आएगा? -1 -4 -5 का स्क्वायर 25 25 -3 25 -3 निकालिए 22। बात समझ में आ गई? होल स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है, लेकिन 0 होगी कि नहीं होगी? 0 से कम तो नहीं हो सकती, तो कंफर्म है, लेकिन 0 तक पहुंचती भी है कि नहीं? चलो जी, तो इस तरह के टर्म्स लिखे हैं, तो बेटा हमें क्या करना है? हमें इसको होल स्क्वायर बना करके, परफेक्ट स्क्वायर बना करके देखना है। उसके बाद जो भी काम इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लें एग्जाम्पल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। f(x) इक्वल टू cos टू द पावर 4x प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस 7। अब यहाँ पे वही पैटर्न है। यहाँ पे देखिए बेटा cos स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 प्लस 6। यहाँ पे देखिए बेटा cos स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब देखिए बेटा यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं, जैसे पिछली बार मिनिमम -1 और 1
1 पे और -1 से मिल रहा था, लेकिन जरूरी नहीं कि 1 और -1 पे ही मिनिमम या मैक्सिमम मिले। यहाँ पे देखिए एफ मिनिमम निकालेंगे बेटा, तो ये होल स्क्वायर लिखा है, तो होल स्क्वायर लिखा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन 0 होने के लिए क्या होगा बेटा, जब कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू -1 हो जाए और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो आ नहीं सकती, तो ये मिनिमम कब मिलेगी, जब कॉस एक्स की वैल्यू क्या बेटा 0 हो, क्या हो, कॉस एक्स की वैल्यू क्या है 0, एट कॉस एक्स इक्वल टू 0। जब 0 लेंगे तो एफ मिनिमम क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास, एफ मिनिमम आ जाएगी, 0 लेंगे तो 1, ये आ जाएगी बेटा 7, और एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कब आएगी बेटा, एट कॉस एक्स इक्वल टू +-1, +1 लेंगे तो क्या आएगा 112 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 10 आ जाएगा, और अगर -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर 112 10 आ जाएगा, यानी इसकी जो बेटा रेंज हो जाएगी वो क्या आ जाएगी 7 to 10, रेंज क्या हो जाएगी बेटा 7 to 10। आज के इस वीडियो में जैसे कि हमने रेंज की बात की, रेंज का एक हमने आउटपुट ले लिया, एक प्रोसेस समझ लिया रेंज का, कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम रेंज के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो जैसे इसके बाद रहेगी, उसमें हम रेंज को और भी तरीक़ों से करने की कोशिश करेंगे, जैसे AM GM का कॉन्सेप्ट लगा करके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। क्वेश्चंस पे हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। हमारी कोशिश है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराया जाए कॉन्सेप्ट होने के साथ में। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, रेंज निकालने का पैटर्न। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें करेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके जो बच्चे इनको पढ़ना चाहते हैं उनको, ऐसे लोगों को आप इनको फॉरवर्ड करें, क्योंकि वीडियो लगातार बनती रहे, इसके लिए मोटिवेशन जरूरी है। और मोटिवेशन का पता कैसे चलेगा, जब इसके लाइक्स बढ़ेंगे, इसके व्यूज बढ़ेंगे, इसके आवर्स बढ़ेंगे, पता चलेगा। ये जरूरी है हमारे लिए करने के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।